अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्लोबल 365। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की कि आने वाले दिनों में ये जंग किस तरफ जा सकती है और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। फरवरी 2022 में शुरू होने वाली इस जंग को आज 1243 दिन गुजर चुके हैं। रशियन ऑफिशियल्स के मुताबिक अब तक इस जंग में 1,80,000 तक रशियन कैजुअल्टीज़ रिकॉर्ड की गई हैं। अगर यूक्रेनियन साइड की बात करें तो यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक अब तक 4.5 लाख तक यूक्रेनियन कैजुअल्टीज़ इस जंग में हो चुकी हैं। अगर हम रिसेंट हिस्ट्री देखें तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इतनी देर तक नहीं चला जितनी देर तक ये जंग चली है। ऑलमोस्ट इस जंग को शुरू हुए 3.5 साल गुजर चुके हैं। अगर हम इसकी वजह देखें कि ये जंग अब तक ख़त्म क्यों नहीं हुई या इसमें अभी तक सीज़ फायर क्यों नहीं हुआ, तो इसकी सबसे बड़ी वजह पुतिन और उसकी पीस टर्म्स हैं। पुतिन का कहना है कि अगर जंगबंदी होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ उसी की शराइत पर होगी, लेकिन यूक्रेन किसी भी सूरत में उसकी ये शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर जंगबंदी के लिए पेश करदा रशियन शराइत की बात करें तो उसमें से सबसे पहले ये है कि अब तक रशिया यूक्रेन के जिन हिस्सों पर कब्ज़ा कर चुका है, यूक्रेन उस पर रशिया का हक़ तस्लीम करे, जो कि यूक्रेन कभी भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लैंड मैस है जिस पर अब तक रशिया कब्ज़ा कर चुका है। ये ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूक्रेन बनता है, तो यूक्रेन ये कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। दूसरी उसकी शर्त ये है कि जो यूक्रेन के एलाइज़ हैं, यूरोपियन एलाइज़ हैं, ये यूएस है, वो उसको मिलिट्री वेपन्स और इक्विपमेंट ट्रांसफ़र करना बंद करें। तीसरी शर्त उसकी ये है कि फ्यूचर में यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करेगा। अब जब से ये जंग शुरू हुई है रशिया की यही 3 शराइत रही हैं, लेकिन यूक्रेन ने कभी भी इनमें से किसी पे भी एग्री करने का कोई साइन तक शो नहीं किया। यही वजह है कि ये जंग अब तक जारी है। अगर इस जंग में रशिया की पोजीशन की बात करें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे यूक्रेनियन इलाकों पर वो अब तक कब्ज़ा कर चुका है। क्रीमिया उनके फुल कंट्रोल में है, डोनेट्स्क है, लुहानस्क है, वो इसके बिग पार्ट्स जो हैं वो इन पर कब्ज़ा कर चुका है, जो कि यूक्रेन के लिए ज़ाहिर बात है बहुत परेशानी की बात है। इसके अलावा अगर यूक्रेन की बात करें तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बैकफुट पर है। उनके पास मैन पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, एमुनेशन इतनी ज़्यादा नहीं है जिनके साथ वो एडवांस कर सकें। इसलिए वो सिर्फ इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में हैं और डिफेंस कर रहे हैं सिर्फ अपना। वो कोई भी अटैक करने की ना वो कोशिश कर रहे हैं, ना वो इस हालत में है कि रशिया पर अटैक कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि रशिया को यूक्रेन के नेटो का हिस्सा बनने से क्या मसला हो सकता है। आप जानते हैं कि नेटो का एक असूल है कि किसी भी एक नेटो कंट्री पर अगर हमला होता है तो वो पूरे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका इत्तेहाद है उस पर हमला तस्लीम किया जाता है। तो अगर यूक्रेन उसका हिस्सा बनता है तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा नेटो रशिया के दर पर आकर खड़ा हो जाएगा अपनी फ़ौजों के साथ, जो कि रशिया कभी भी तस्लीम नहीं कर सकता। उसकी सॉवरेनिटी ख़तरे में आ जाएगी, उसकी सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए रशिया ये कभी भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने। नाउ जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस जंग में वो ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है लास्ट वीक नेटो के सिक्योरिटी चीफ से, और उसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज़ में 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है रशिया को कि अगर 50 दिन के अंदर रशिया ने पीस टर्म्स पर एग्री नहीं किया तो यूएस हिट करेगा उसके सैंक्शंस के साथ। पहले भी यूएस काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगा चुका है रशिया पे, लेकिन इस बार वो उसके जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं उसको हिट करने का इरादा रखता है। ना सिर्फ रशिया को धमकी दी है बल्कि उन तमाम ममालिक को 100% टैरिफ की धमकी दी है ट्रंप ने जो रशियन ऑयल या गैस ख़रीद रहे हैं। अब रशिया तो शायद ये सैंक्शन बेयर कर ले, लेकिन ये जो 100% टैरिफ है ये यू कैन से काइंड ऑफ अ नाइटमेयर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो इंपोर्ट कर रहे हैं रशियन ऑयल और गैस। इंडिया इंपोर्ट करता है काफ़ी ज़्यादा रशियन ऑयल और गैस। इसके अलावा अफ्रीकन काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इंपोर्ट करती हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ये 100% टैरिफ। रशिया ने इस वक्त इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। लास्ट वीक क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन से ये क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने कहा था कि वो अभी इस पर रिस्पॉन्स नहीं देना चाहते। ज़ाहिर बात है रशिया पहले उन मालिक से बात करेगा जो उसका इंपोर्ट कर रहे हैं तेल और गैस वगैरह, कि उनका 100% जो टैरिफ की धमकी दी है ट्रंप ने उस पर उनका क्या रिएक्शन होगा। उसके बाद ही रूस को इस पर रिएक्शन देगा। अगर पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान पर इन सैंक्शंस का क्या असर हो सकता है, तो पाकिस्तान डायरेक्टली सफ़र नहीं करेगा इन सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त रशियन ऑयल या गैस इंपोर्ट नहीं कर रहा है। पास्ट में एक बंदा ये कोशिश कर चुका है और उसके कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नतीजे नहीं निकले थे, इसलिए इस वक्त ये काम करने का यहाँ कोई भी शख्स नहीं सोच रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान पर इनडायरेक्टली इसका एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि अगर प्राइसेस हाइक करती हैं ऑयल एंड गैस की इंटरनेशनली तो डेफिनेटली इसका पाकिस्तान पर एक इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए IMF टारगेट्स हैं वो अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा,
सो पाकिस्तान डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इन सैंक्शंस की वजह से सफ़र करेगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रशियन ऑयल और गैस इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया विल गेट डायरेक्टली हिट बाय 100% टैरिफ बाय यूएसए। तो उसका डॉलर रिजर्व्स हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट हो सकते हैं, उनका जो डिफेंस कोऑपरेशन है रशिया के साथ वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर सकता है, इफ़ेक्ट हो सकता है। इन शॉर्ट ये जो है 100% टैरिफ होगा, ये मोदी सरकार के लिए एक इकोनॉमिक हेडेक साबित हो सकता है। रिगार्डलेस ये जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक फोरम्स पर भी लड़ी जा रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।